Hello to all, very warm welcome to biology class and today we are again going to start about biotechnology part 2 है ना। आपने बायोटेक्नोलॉजी का पहला पार्ट आपने देखा था पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि बाई चांस आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपको आज फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या है फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, है ना, और जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी टुडे व्हाट इज आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। As we know, what is biotechnology? Biotechnology deal with techniques of using living organism or enzymes from organism to produce product and processes ठीक है, useful to human। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं भाई बायोटेक्नोलॉजी में? बायोटेक्नोलॉजी deal with techniques of यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं हम। ठीक है, और क्या करते हैं? और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ही एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये बैक्टीरिया के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये इससे प्रोड्यूस हुआ और फिर उसको हम कटिंग या मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में उसको हम यूज करते हैं। तो ये हमारे बैक्टीरिया से ही तैयार हुआ। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। सपोज हम इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं या कुछ ऐसे वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं या ऐसी कोई मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल रहता है, और हमने कैसे उसको तैयार किया है? हमने उसको तैयार किया है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ हम जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके जीन को एक्सचेंज करते हैं, अल्टर करते हैं, उनके मतलब डीएनए आरएनए को चेंज करके एक नई वेराइटी का फॉरेन डीएनए की हेल्प से फॉरेन डीएनए को उसमें इंट्रोड्यूस करा के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। एक नया कॉम्बिनेशन का डीएनए या जीन तैयार करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है। ये सब हम इसमें करने वाले हैं, करेंगे। ठीक है, कुछ इसके टेक्निक्स, टूल्स वगैरह देखेंगे। ये डेफिनेशन आपको फिर से समझ में आ गई होगी, फिर से मैंने रिवाइज इसको बताया है, रिवाइज करवाया है। तो बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। ठीक है, कार्ल इरिके ने ये टर्म दिया था। Who gives the term biotechnology? Carl Irke give the term biotechnology। ठीक है, आ रहा समझ में? इसके बाद बर्ग और EFB के बारे में देखते हैं। ठीक है, बर्ग और EFB के बारे में देखते हैं। तो कार्ल इरिके वाज द साइंटिस्ट हु गिव द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है? कार्ल इरिके, साइंटिस्ट का नाम कार्ल इरिके, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था। एंड बर्ग, ठीक है, बर्ग जो साइंटिस्ट थे, बर्ग रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, ये आपको याद रखना है। बर्ग रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड EFB इसका फुल फॉर्म क्या है? इन्होंने भी एक बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी थी जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, EFB का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। फिर से मैंने रिवाइज कराया आपको, आपने सुना, देखा, है ना। अब आगे देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है, फटाफट रिवाइज कर देता हूँ बस शॉर्ट में, है ना। आपने देख लिया इसको। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और सेकेंड है टू मेंटेन स्टेराइल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये दो प्रोसेस के थ्रू या ये इसके दो प्रिंसिपल होते हैं जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की होगी। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं आपको मालूम है, तो ये मैंने लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंस रखेंगी, एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा स्टेराइल एनवायरनमेंट।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था इंजीनियर लोग क्या काम करते हैं भाई, कुछ हेर फेर करके एक्सचेंज करके इधर का मटेरियल इधर जोड़ दिया, इधर का पॉइंट इधर जोड़ दिया, या कुछ मशीनरी पार्ट से कहीं का नट बोल्ट कहीं का लगा के उसको चालू कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, ठीक, ये काम होता है इनका। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जीन्स, जेनेटिक्स मतलब जीन्स का डीएनए आरएनए में कुछ अल्टर किया जाता है, चेंजेस किया जाता है और नए कॉम्बिनेशन के जीन या डीएनए तैयार किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम केमिकली जो केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, हमारे डीएनए और आरएनए जो रहते हैं, ठीक है, इनकी जो केमिस्ट्री रहती है इसको हम क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे एक नया डीएनए या एक नया जीन तैयार हो जाता है, ठीक है, आगे समझ में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, अल्टरेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को अल्टर कर देते हैं और इससे क्या तैयार करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार करते हैं, ठीक है, जीएमओ है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कब तैयार होगा, जब ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। और इसके लिए एक सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो है स्टेराइल एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके हम स्टेराइल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करेंगे तभी ये पूरी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस के लिए प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग और टू मेंटेन स्टेराइल एनवायरनमेंट जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है बेसिक स्टेप्स ऑफ जीएमओ, बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एक तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। हमको ऐसे डीएनए को आइडेंटिफाइड करना है जिसमें क्या हो, डिजायर्ड जीन हो, तभी तो भाई हमको जो बेटर जो चीज चाहिए, हमको जो बेटर प्रोडक्ट चाहिए है, जो प्रोड्यूस करना है वो हम तभी ऑब्टेन कर पाएंगे जब हम ऐसा डीएनए को आइडेंटिफाई करें जिसमें डिजायर्ड जीन हो। इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट। सेकेंड, जब इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया डीएनए को, डिजायर्ड जीन वाले को, उसको अब क्या करेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, एक होस्ट बॉडी में इसको भेजेंगे। सपोज हमने एक ऐसा डीएनए को तैयार किया है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा डीएनए है जो डिजायर्ड वेराइटी की इसमें जीन है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक होस्ट बॉडी में इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ये सपोज हमारी होस्ट बॉडी है ना, होस्ट बॉडी है, ई कोलाई है सपोज, ये इसमें हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। तो इस जीन को हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, अपनी होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, ये हो गया इसको हमने होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमको मेंटेन करना पड़ेगा कुछ एंजाइम्स की वजह हेल्प से और उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, ये कर दिया हमने। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू द प्रोजेनी। अब इसको जब हमने एक होस्ट डीएनए और फॉरेन डीएनए को जब हमने मिक्स कर दिया, ज्वाइन करा दिया है, इनको इसका लाइगेशन कर दिया है, ज्वाइनिंग कर दी है, तो एक नई वैरायटी का डीएनए यहाँ पे तैयार है। ये इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे क्लोन तैयार करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसी ऐसे सेल में जहाँ पर की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके क्या करेंगे, बहुत सारी मतलब एक नई स्पीसीज तैयार हो जाएगी या एक नया वैक्सीन, मेडिसिन या जो भी हम बना रहे हैं, जो सपोज इंसुलिन बना रहे हैं वो तैयार करेंगे। फिर इसको हम इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करेंगे। तो कॉपी तैयार करने के लिए हमको पीसीआर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे हम बहुत सारी उसकी फोटो कॉपीज तैयार करेंगे। हाँ भाई, इंसुलिन हमको तैयार करना है तो क्या एक ह्यूमन बीइंग को एक व्यक्ति को देना है, हमको बहुत सारे व्यक्ति के लिए तैयार करना है। सपोज अभी कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई है तो क्या कोरोना की वैक्सीन एक ही तैयार हुई, बहुत सारी वैक्सीन बने, उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करनी पड़ती है, वो कहलाती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
फोटोकॉपी तैयार की जाती है उसकी, ठीक है। ये सब प्रोसेस होगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था। फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बाद मैंने आपको बताया कुछ बेसिक स्टेप्स ऑफ GMO, ठीक है। ये आपको क्या बताया आगे मैंने, तीसरी चीज अभी बताई बेसिक स्टेप्स ऑफ GMO, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको तीन चीजें बताई हुई है ना। एक तो मैंने बताया आपको डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया। फिर मैंने बताया आपको सेकंड मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ, ये फर्स्ट मैंने डेफिनेशन बताई है ना। बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। फिर सेकंड मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट। फिर थर्ड मैंने आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो GMO जो फॉर्म हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसके लिए बेसिक स्टेप्स क्या क्या है। तो आपने देखा इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिजायर्ड जीन, ऐसा DNA हमने सेलेक्ट किया जिसमें डिजायर्ड जीन होते हैं। फिर इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया होस्ट बॉडी में, तो उसको मेंटेनेंस किया था, स्टेराइल एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसको उसकी कॉपी तैयार की जाती है, एक रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार किया जाता है। और फिर जो मेन जो कॉपी तैयार होती है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, फिर उसके हम PCR टेक्निक्स में जाते हैं और उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने देख लिया और बेसिक स्टेप ऑफ GMO देख लिया। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। क्या देखने वाले हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की प्रोसेस वगैरह देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगली हेडिंग है हमारी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। या हम रिकॉम्बिनेंट DNA जो पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA भी एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बन रहा है। तो ये प्रोसेस वही है, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है ना। तो हम ये इसमें हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं। तीन तरह के बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हम देखेंगे यहाँ पे। कौन कौन से भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कौन कौन से टूल्स हैं इसमें, देखिए जरा आप। एक तो हम देखेंगे एंजाइम, ठीक है। कौन कौन से तीन टूल देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक तो एंजाइम के बारे में बात करेंगे हम, एंजाइम्स, इसको हम लिख लेते हैं येलो कलर से। एंजाइम्स के बारे में देखेंगे हम एक तो, ठीक है। ये पहला टूल्स हो जाएगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम सेकंड टूल की बात करेंगे, वेक्टर। सेकंड टूल क्या रहेगा यहाँ पे, वेक्टर रहेगा। तो थर्ड टूल की हम बात करेंगे, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। ये हम तीन बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, एंजाइम्स, सेकंड है वेक्टर और थर्ड है कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे वन बाय वन करके, है ना, इन तीनों के बारे में। तो एंजाइम्स में यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे लाइजिंग एंजाइम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइजिंग एंजाइम होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियेज एंजाइम होता है, न्यूक्लियेज एंजाइम होता है। एक लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है। एक पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में तो लाइजिंग एंजाइम का काम क्या है, ठीक है। लाइजिंग एंजाइम क्या करते हैं, लाइजिंग एंजाइम जो रहती है जेनेटिक मटेरियल तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जेनेटिक मटेरियल मतलब जैसे सपोज हमने फॉरेन डीएनए लिया, तो फॉरेन डीएनए जो रहेंगे, तो या किसी हमने डीएनए को आइसोलेट किया है, तो उस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हमको होस्ट बॉडी में भेजना, उसको इंट्रोड्यूस कराना है। तो इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले जो वो डीएनए से वो आइसोलेट करेंगे, तो उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। उस सेल मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज लाइजिंग एंजाइम, ठीक है।
तो ये जेनेटिक मटेरियल तक पहुंचने के लिए इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके आएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। तो न्यूक्लियस एंजाइम अब इसने सेल वॉल को ब्रेक करके जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच गया है। अब जेनेटिक मटेरियल में कहाँ अटैक करेगा? ये जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड में अटैक करेगा। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उससे कंबाइन हो गया, उसको ब्रेक करेगा। तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, लाइगेजेस एंजाइम। तो लाइगेजेस जो एंजाइम होते हैं, नाम से क्लियर है, लाइगेट करना। लाइगेट मतलब क्या होता है? लाइगेट करना मतलब जोड़ना। ठीक है, मतलब जो हमारा जो होस्ट डीएनए है और जो एक फॉरेन डीएनए है, दोनों को लाइगेट करने का काम जो एंजाइम करते हैं, दैट इज लाइगेजेस एंजाइम। ठीक है, तो जो फॉरेन डीएनए रहेगा, सपोज ये हमारे ई होस्ट सेल है, ई कोलाई। ठीक है, यहाँ पे इसका एक डीएनए है, ये प्लाज्मिड डीएनए है, इसमें हमने फॉरेन डीएनए को यदि एंटर कराया है, तो ये मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम जो करते हैं वो एंजाइम, दैट इज लाइगेजेस एंजाइम। याद रखिएगा, लाइगेट करने का काम करते हैं लाइगेज एंजाइम। इसके बाद है पॉलीमेरेज एंजाइम। पॉली का मतलब ये होता है मेनी। ठीक है, तो ये जब रिकॉम्बिनेंट, अब ये इससे क्या होगा, इनके लाइगेट होने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया तो इसकी बहुत सारी हमको कॉपीज तैयार करनी है, जिसके लिए हमको पॉलीमेरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्पेशली देखेंगे, है ना। न्यूक्लियस में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हम यूज करने वाले हैं, और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। सभी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइसिंग सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके जेनेटिक मटेरियल तक पहुंचते हैं। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल पहुंचने के बाद वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने का काम करते हैं। लाइगेजेस जो रहते हैं वो फॉरेन डीएनए और होस्ट डीएनए को लाइगेट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और पॉलीमरेज जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है इस टेक्निक के थ्रू, तो उनको क्या, उसकी कॉपी तैयार करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ हमने एंजाइम्स देखे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये एंजाइम्स हो गया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइजिंग, न्यूक्लियजेस, इसमें हम एंडोन्यूक्लियजेस एंजाइम की बात करेंगे अभी। ठीक है, और लाइगेज जोड़ने का काम, पॉलीमरेज कॉपीज तैयार करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियस एंजाइम में। यहाँ पे हम दो तरह के न्यूक्लियस एंजाइम देखेंगे, न्यूक्लियसेस। ठीक है, तो न्यूक्लियस एंजाइम जो रहते हैं दो तरह के, एक रहते हैं एंडोन्यूक्लियजेस, एंडोन्यूक्लियजेस एंजाइम होते हैं, और एक होता है एक्सोन्यूक्लियजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम रहते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर तैयार होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है। और बैक्टीरिया सेल के न्यूक्लिक एसिड के अंदर तैयार होते हैं, इसलिए इसका नाम एंडोन्यूक्लियस है। और ये बाहर तैयार होते हैं, सपोज ये पार्ट है बैक्टीरिया सेल का, ये एक्सटर्नल पार्ट है, मिडिल पार्ट है। यदि यहाँ पे तैयार हो रहे हैं तो ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होगा, अंदर तैयार हो रहे हैं क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, इस तरह से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, एक किस तरह से इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि किस तरह से तैयार हुई होगी, है ना। और इसको किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले किसने बताया था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको आपको मालूम है। इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे नाम पड़ा, किसने डिस्कवर किया। इसका एक और नाम है मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से ही जाने जाते हैं। क्यों कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि ये कट करने का काम करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे। जो डीएनए जो रहते हैं होस्ट बॉडी के डीएनए, जैसे प्लाज्मिड डीएनए, तो एक प्लेस पे कट करने का काम करते हैं, तभी उसमें फॉरेन डीएनए एंटर करेगा और फिर लाइगेज एंजाइम के थ्रू वो जुड़ेगा। ठीक है, तो इसकी मैं पूरी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का नाम है स्विस बायोकेमिस्ट वर्नर अर्बर्ट। ठीक है, वर्नर अर्बर्ट was the first scientist
या यू कहें वर्नर अर्बर इज Swiss biochemist which provide the first evidence of existence of restriction endonuclease enzyme. ठीक है, तो ये वर्नर अर्बर करके साइंटिस्ट थे, एक स्विस बायोकेमिस्ट थे, which provide the first evidence of existence of restriction endonuclease enzyme. ठीक है, तो इन्होंने वर्नर अर्बर ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में बताया था। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो रहते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस पे जुड़ते हैं, ठीक है, कट करते हैं। जैसे सपोज GACT, तो G मतलब C, A मतलब T, C मतलब G और यहाँ पे A, तो इस प्लेस पे ये जुड़ेंगे जिसको बोलते हैं पैलिएंड्रोम्स। इस प्लेस को क्या कहते हैं, जिस स्पेसिफिक प्लेस पे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं पैलिएंड्रोम्स। क्या बोलते हैं इसको, पैलिएंड्रोम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पैलिएंड्रोम जिस प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो कट करते हैं, है ना, या वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं पैलिएंड्रोम्स। और स्पेसिफिक प्लेस पे ही जुड़ते हैं। वर्नर अर्बर स्विस बायोकेमिस्ट, उन्होंने फर्स्ट एविडेंस दिया था इसके एग्जिस्ट होने का। ठीक है, तो ये तो हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, वर्नर अर्बर वाज द फर्स्ट स्विस बायोकेमिस्ट व्हिच प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज ज्वाइंड विद अ स्पेसिफिक प्लेस, है ना, जिसको हम बोलते हैं पैलिएंड्रोम्स। अब इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी डिस्कवरी इस तरह से हुई थी कि सपोज जैसे एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया बॉडी है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया बॉडी को मान लो एक वायरस बार बार अटैक कर रहा है, ठीक है, एक वायरस इसको बार बार अटैक कर रहा है, जिसमें इस बैक्टीरिया में अपना इसका एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, एक प्लाज्मिड डीएनए है, एक क्या है इसमें प्लाज्मिड डीएनए भी है। और इसको सपोज एक बैक्टीरिया फेज एक वायरस अटैक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको वायरस बैक्टीरिया फेज अटैक कर रहा है इसको। अब जब इसको बार बार अटैक करेगा तो क्या होगा, तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसके डीएनए पे जाके अटैक कर रहा है और उसकी डेथ हो जाएगी, किल कर रहा है उसको, है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे सपोज कोई आपको बार बार मार रहा है, सपोज कोई आपको बार बार मारता है, तो आप एक बार सहेंगे, 2 बार सहेंगे, तीसरी बार क्या, अरे क्यों मारा मुझे, क्यों मारा मुझे, ऐसा हो जाता है ना। आप छोटे भाई को ही मारोगे बार बार या पिटाई करोगे, तो वो एक बार मारोगे, दूसरी बार मारोगे, तीसरी बार वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है, एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। या अपना या किसी जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर यदि बार बार अटैक होता है, जैसे आपने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो अपने लिए एक रेजिस्टेंस एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं और अपने आप में चेंजेस लाते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है यदि उसको सर्वाइव करना है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो वो कुछ अपने आप में चेंजेस लाता है और चेंजेस के बाद कुछ नई चीज़ डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया पे जब बैक्टीरिया फेज वायरस के बार बार जब अटैक हुआ, तो बैक्टीरिया ने अपने बॉडी के अंदर एक एंजाइम डेवलप कर लिया और उसका नाम था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक एंजाइम डेवलप किया, इसलिए एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन क्यों, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था वो बैक्टीरिया को, वायरस को किल करके, है ना। तो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे उनके डेवलपमेंट को, वायरस के डेवलपमेंट को बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए उनका नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और इसको फिर साइंटिस्ट ने, ह्यूमन बीइंग ने इसका यूज़ किया अपने ब्रेन का, और ब्रेन का यूज़ करके इसको मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया, ठीक है। तो इसको मॉलिक्यूलर सीजन का नाम ये स्विस बायोकेमिस्ट ने दिया था, वर्नर अर्बर ने, और इस तरह से इसका यूज़ और इसकी हिस्ट्री रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। यहाँ पे हमने एंजाइम्स के बारे में देखा। अब वेक्टर का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर सेकेंड जो टूल्स है बायोटेक्नोलॉजी को, वो क्या है, वेक्टर। अब जैसे हम फॉरेन डीएनए को लेते हैं, तो फॉरेन डीएनए को हमको होस्ट डीएनए में एंटर कराना है, ठीक है। अब होस्ट डीएनए में एंटर कराना है तो भाई उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारी जो एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्ट वो जाएगा नहीं, है ना। मीडिएटर यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे वेक्टर जो रहता है बायोटेक्नोलॉजी में, विच इज हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, या यूँ कहें कि हमारे जो डीएनए और आरएनए जो रहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड जो रहते हैं, वो वेक्टर का काम करते हैं, ठीक है।
और ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाला इंपॉर्टेंट वेक्टर रहता है क्या, अपना आरएनए, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैं आपको एक इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे आपने मलेरिया पैरासाइट के बारे में सुना होगा। हमको मलेरिया जो डिसीज होती है किसके थ्रू होती है, प्लाज्मोडियम, उसका पैथोजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या डायरेक्ट हमारी बॉडी में आता है, नहीं, है ना। मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे प्लाज्मोडियम क्या हो गया, प्लाज्मोडियम क्या हो गया, एक पैरासाइट हो गया। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या हो गया, प्लाज्मोडियम ये क्या हो गया, ये पैरासाइट हो गया, पैरासाइट। अब हम ह्यूमन बीइंग क्या हो गए, हमारी बॉडी में अटैक करता, हमको मलेरिया डिसीज कॉज करता, हम क्या हो गए, होस्ट। तो पैरासाइट और होस्ट के बीच में ये डायरेक्ट नहीं आता, बल्कि क्या होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कैसे आता है, फीमेल प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। ठीक, ये हमारी बॉडी में कैसे इंटरैक्ट करेगा भाई, फीमेल एनाफिलिस, एनाफिलिस जो मॉस्किटो होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये वेक्टर का काम कर रहा है, डायरेक्ट हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता। वैसे बायोटेक्नोलॉजी में जो फॉरेन डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हमारी बॉडी में जो भी होस्ट बॉडी उसमें एंटर करेंगे। इसके बाद वेक्टर के बाद तीसरा है कॉम्पिटेंट होस्ट। अभी कॉम्पिटेंट होस्ट क्या रहता है, यहाँ पे ई कोलाई की जो बॉडी रहती है ना, उसमें जो प्लाज्मा जो रहता है वो क्या काम करेगा, कॉम्पिटेंट होस्ट का काम करता है। तो ठीक है, तो इस तरह से तीन यहाँ पे टूल्स है बायोटेक्नोलॉजी है। एक एंजाइम जिसमें हमने कुछ लाइजिंग, न्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ा। फिर वेक्टर हमने देखा, वेक्टर जो था यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक मटेरियल जो रहता है ये वेक्टर के फॉर्म में यूज होता है। इसके बाद एक होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट जो रहता है जहाँ पे इसको हम एंटर करा रहे हैं, और फॉरेन डीएनए और जो होस्ट डीएनए है वो वेक्टर के थ्रू आता है और उसमें दोनों में लाइगेज एंजाइम के थ्रू जुड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करता है। इस तरह से ये तीन टूल्स बहुत ही रिक्वायर रहेंगे यहाँ पे, एंजाइम्स, वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरी प्रोसेस जो हो जाएगी तो फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा और जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए था वो तैयार हो जाएगा, और फिर उसकी हम पीसीआर टेक्निक के थ्रू उसको हम क्या करेंगे, उसकी कॉपीज तैयार करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पूरी प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो ये तो था टूल्स, प्रिंसिपल, है ना, और जीएमओ के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप्स थे वो हमने देखा। इसको आप तैयार करें। नेक्स्ट हम मिलते हैं प्रोसेस के साथ में या मैकेनिज्म के साथ में, है ना, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।